चैप्टर 4 वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्षों तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला था कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्र वधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही यह पैटर्न पहचान लेती थी। वह यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि राडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी ब्लिप दुश्मन के मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से राडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह राडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकुली वस्तु में अंतर बता देते हैं, यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस और स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया या सैन्य विश्लेषक ने राडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों की समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और न ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है, फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक है। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज देखकर ही समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नज़र रखते हैं जो आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है जबकि आपको पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नजरिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं, इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं, आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं, कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं, वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफगार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फ़ोन। इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो यह ज़्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमोड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है, सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने एक इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट ओनली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक बढ़ा देता है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं वह ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है। जैसे, मैंने अपनी चाबियां रख ली हैं, मैंने अपना वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे, और फिर जब हम कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही है भी या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्मसजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। उठना, दांत साफ करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओडोरेंट डालना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, टॉवल सूखने डालना, ड्रेस पहनना, नहाना, 1 कप चाय बनाना, इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह अच्छी आदत है, यह खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास में पॉजिटिव लिखिए, यदि वह खराब आदत है तो नेगेटिव लिखिए, यदि न्यूट्रल आदत है तो इक्वल लिखिए।
उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वह इस तरह से दिख सकती है। उठना इक्वल दांत साफ करना पॉजिटिव, दांतों को फ्लॉस करना पॉजिटिव, डिओडोरेंट लगाना पॉजिटिव, अलार्म बंद करना इक्वल्स, फोन देखना नेगेटिव, बाथरूम जाना इक्वल्स, वजन लेना पॉजिटिव, टॉवल सूखने डालना इक्वल्स, ड्रेस पहनना इक्वल्स, स्नान करना पॉजिटिव, 1 कप चाय बनाना पॉजिटिव। किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। यह सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों, इसीलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाएं। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, इस तरह से ये आपकी सेवा कर रही है, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको अब भी यह तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ। क्या यह व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती हैं, आमतौर पर वे अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती हैं। जैसे ही आप आदत का स्कोरकार्ड बनाते हैं, तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचें या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें। गलतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दें, न ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। यह कितना रोचक होगा कि वे इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं तो यह देखिए कि आप जीवन को उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेज़ी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को खत्म करना चाहते हैं लेकिन आपको आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं, तो जोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूं लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज़्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेज़ी से बोलना है, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोरकार्ड जैसी रणनीतियां इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद करें जो आपको लाभ पहुंचाए। अध्याय का सार। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट्स स्कोरकार्ड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। चैप्टर 5। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट्स को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है।
अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी कोरोनरी हार्ट रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम, तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा, दिन, इस समय और स्थान। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से दोगुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें दो सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है, जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइक्लिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया है कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन की मंशाओं से संबद्ध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहां जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकेंगे। पंच लाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं, मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज़्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहां पर ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूं या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूं अथवा वोट देना चाहिए को खत्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब कार्रवाई का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियत स्थान पर करूंगा। ध्यान में सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगी। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीज़ों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है।
आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जैसन जॉइट का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी, आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे BJ फॉग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूं, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $150,000 से भी ज्यादा हैं। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया, बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थीं। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थीं, उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोस एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज खरीदने की प्रवृत्ति को दिवसे इलेक्ट कहते हैं। दिवसे इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पिली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयररिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। जो आपने हाल ही पूरा किया है, उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं और इस तरह से कई चीजें जुटती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन BJ फॉग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके वर्तमान आदत पश्चात मैं नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए, ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूं और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दिदरो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। आदतों को क्रमबद्ध करने से किसी पुरानी आदत को बनाए रखते हुए नई आदत को सबसे ऊपर रखने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया अनेक आदतों की श्रृंखला को एक साथ रखने से दोहराई जा सकती है। हर आदत अगली आदत के संकेत के तौर पर काम करती है।
सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। 1. सुबह कप में कॉफ़ी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। 2. ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। 3. दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल में पहले काम पर आ जाऊंगा। या आदतों को इस तरह से संध्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। 1. डिनर खत्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। 2. अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद में काउंटर साफ कर दूंगा। 3. काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोजमर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ़ लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्ययोजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती हैं। व्यायाम: जब मैं सीढ़ियां देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल: जब किसी पार्टी में जाऊं तो मैं उनसे मिलूं जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त: जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूंगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूंगा। सेहतमंद खाना: जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जी रखूंगा। न्यूनतम आवश्यकता: जब मैं नई वस्तु लूंगा तो एक को हटा दूंगा, यानी कम करूंगा। एक लाओ, एक बाहर करो। मूड: जब फोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूंगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृति: जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के क्रम में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहां आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती हैं और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह न बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोरकार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही हैं। उदाहरण के लिए, बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात के भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है, दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए, सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है, सूर्यास्त होता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट हों और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था, जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूंगा तब 10 पुशअप्स करूंगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप्स करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें? मैं इसे कहाँ कर सकूंगा? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप्स कर लूंगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाएं। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, जब मैं टेबल के पास बैठता हूँ,
इसमें इन बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज़्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियां आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यवहारिक तरीकों में शामिल हैं। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहां कार्रवाई करनी है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान दो संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूंगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है, इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है।